आज मैं आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ के जो क्वेश्चंस हैं 24 कैरेट के वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर। आपको 3 सेल दे रखे हैं और ये सारे जो सेल दे रखे हैं आपको उनमें आपको ई नॉट सेल निकालना है। तो पहले केस में ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपको पोटेंशियल दे नहीं रखे हैं। सो अब दो तरीके से आप काम कर सकते हो, या तो आप पोटेंशियल की नॉलेज रखते हो। मैं यहाँ आपको नॉलेज दे देता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें लगातार जिंक आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अपने लिए ही ये जरूरी है कि कुछ 5-6 एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल याद कर लिए जाएं। इससे हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चनों में काम करने में। जैसे अगर आप हमारी बुकलेट देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यही लोग यूज हो रहे हैं। तो इनके वैल्यू याद करने में कोई हर्ज नहीं है। तो पहले केस में जो कैथोड है वो मैग्नीशियम है और एनोड जिंक है। सो मैग्नीशियम का जो आरपी है दैट इज -2.36। जिंक का जो आरपी है वो -0.76 है। आपका आंसर प्लस में आएगा। अभी मैं ये मान रहा हूँ कि आपको पोटेंशियल की वैल्यू याद है, जो याद होनी चाहिए। आप इससे भाग नहीं सकते, आपको अपना एक लेवल अप करना पड़ेगा। जहां से चैप्टर शुरू होता है अगर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे तो ग्रोथ क्या हुई फिर। सेकंड में आप देख रहे हो कि पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है। इसमें एनोड और कैथोड जो हैं वो सेम ही एलिमेंट के बने हुए हैं। तो सिल्वर का आरपी माइनस सिल्वर का आरपी, तो ये जीरो आ जाएगा। थर्ड केस में आयरन एनोड है। जो पहले आता है वो एनोड है, जो बाद में आता है वो कैथोड है। तो सिल्वर कैथोड है। अब जैसे ये गलती मुझसे होगी तो व्हाट्सएप आ जाएगा जी आपने ये प्लस क्यों लिख दिया। मैंने ये प्लस लिख दिया क्योंकि मुझसे कैलकुलेशन में गलती हो गई, इसको तुम्हें अपने आप ठीक करना है। मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग सवाल यही होता है कि केमिस्ट्री की बातें ना करके सिर्फ मैथ्स की लड़ाइयां लड़ते रहना कि क्या तुमको ये पता नहीं है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब मैं इससे थक चुका हूँ इस चीज से कि आप में से कुछ बच्चे अपना लेवल बढ़ाने को ही तैयार नहीं हो रहे। बिल्कुल, अगर मैंने 2/3 को 10 लिख दिया तो वो इस पे अड़े रहते हैं कि ये कैसे आ गया। ये नहीं आ गया बेटा, ये गलती हो गई कैलकुलेशन में, इसको गलती कहते हैं, ये अपने आप ठीक करनी होती है। 0.44, तो ये आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो जीरो आंसर आ रहा है हमारा बी पार्ट से। नेगेटिव में आंसर आ रहा है हमारा ए पार्ट का। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है हमारा सी पार्ट का। अगर पोटेंशियल नहीं दे रखा तो सेकंड ज्ञान है रिएक्टिव मेटल वो है जिसका आरपी लो है। रिएक्टिव मेटल का आरपी कम होता है। मैग्नीशियम और जिंक में से मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब इसका आरपी कम है, इसका आरपी ज्यादा होगा। तो अगर आप डिफरेंस लगाओगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ सकता है। रिएक्टिव मेटल है तो दोनों का नेगेटिव ही होगा, तो इसका मोर नेगेटिव होगा, इसका लेस नेगेटिव होगा। तो देखो कंफ्यूजन हो रही है ना बोलने में। इसीलिए कहते हैं कि वैल्यूज को याद करो। आप सीबीएसई में तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि मे बी दे विल गिव अस वैल्यू। मैंने सीबीएसई में कभी ऐसा देखा नहीं कि वो वैल्यू ना दे। लेकिन जेई नीट में कोई किसी की हेल्प करने नहीं उतरेगा। सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगेन यहाँ पे सिल्वर और आयरन है तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, इसका आरपी ज्यादा होगा। आयरन मोर रिएक्टिव है, इसका आरपी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर प्लस में आएगा। बट बिना वैल्यू के करना, सोचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। इसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। ये बुकलेट एक्सपीरियंस की तो है। अगर आपको आपके मतलब के क्वेश्चन ही बार बार दिखाते रहेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। जैसे अब यही क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। मैं हमेशा आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे कमांड करो।
आपको जो ग्राफ दे रखे हैं वो उसमें लॉग मैग्नीशियम आयन वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल से इंस्पायर्ड है। इसको मैं 0.0295 कर रहा हूँ। इसके अलावा क्योंकि ये 1/log 1 मैग्नीशियम आयन है, पर मुझे लॉग मैग्नीशियम आयन का ग्राफ बनाना है, तो मैं मैग्नीशियम आयन को ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये पावर माइनस में हो गई। ये प्लस में आ जाएगा। सो वाई एक्सिस पे अगर पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट किया जाए, एक्स एक्सिस पे अगर लॉग ऑफ मैग्नीशियम लिया जाए, इंटरसेप्ट ई नॉट होगा, इसका मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा, इंटरसेप्ट जीरो नहीं है तो लाइन वॉन्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लाइन ऊपर से शुरू होगी और जहां लाइन एक्सिस टच करेगी दैट इज योर इंटरसेप्ट। ये आपका इंटरसेप्ट होगा। और इसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो 0.0295 होगी। सो वंस यू ड्रॉ ग्राफ यूर सेल्फ, हम कोई ऑप्शन नहीं पढ़ते, हम अपनी तरफ से बस ये पढ़ लिया ना हमने कि ये ई वर्सेस लॉग मैग्नीशियम में ग्राफ है। तो फिर हम अपना ग्राफ बनाते हैं, देन वी ट्राई टू मैच द आंसर। आप देख सकते हो बी से आपका ग्राफ मैच करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको दे रखा है, दूसरे का पोटेंशियल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है। वैल्यू भी आप देखो बड़ी आसान दे रखी है। एन की वैल्यू आप चेक करो, एनोड इक्वेशन 2I- से I2, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। कैथोड इक्वेशन 2 फेरिक, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 फेरस बनाएगा। ई नॉट सेल निकालना है। ये 8 आ जाएगा सॉल्व करके, 8 log 10 इज 8। यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.236 वोल्ट। कैलकुलेशन अपने आप देखना, मेरा को तंग मत करना, कैलकुलेटर यूज कर लो। बी पार्ट में अब हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला लगाते हैं। आपने देखा एनोड जो है वो आयोडीन है, कैथोड जो है वो आयरन है। तो फेरिक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल। फेरिक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, आयरन का निकालना। सी से आंसर मैच कर देगा। सीबीएसई के लाइक क्वेश्चन है, 3 नंबर का बोर्ड में एक्सपेक्टेड है। एक आपको सेल दे रखा है और आपसे उसकी सेल इक्वेशन पूछी है। आपको बता रहा है कि जो ईएमएफ है वो प्लस में है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इक्वेशन लिखना तो बहुत ही आसान है क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। तो फिर गाओ ए से बन रहा है A+, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। कैथोड इक्वेशन B+ से बन रहा है B, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा।
इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर है। स्टूडेंट सेट अप द फॉलोइंग ऑपरेटर्स टू फाइंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, और आपको इक्वेशन दे रखी है H2 से H+ सॉल्ट ब्रिज। वैसे ये 2 आएगा नहीं, इसने गलती करी हुई है क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट साथ नहीं लिखते सेल रिप्रेजेंटेशन में। कॉपर आयन से कॉपर, ये आपका कैथोड हो गया। द बेस्ट मटेरियल टू प्रोवाइड एम इज, एम क्या है? तो आपको याद है जो आपका SHE होता है उसमें कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं होता, तो वहां पे हम एम का इस्तेमाल, मतलब कौन सा मेटल यूज करते हैं, आपको याद है प्लेटिनम। उसी पे एक डिटेल क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पे SHE के इलेक्ट्रोड में, SHE वाले पोर्शन में, क्योंकि उसका अपना इलेक्ट्रोड नहीं होता, आपको पता है ये गैस है ये आयन है, तो कह रहा है ये एम मेटल आप कौन सा लोगे, आपको पता है प्लेटिनम लोगे आप। सो कॉपर नहीं होगा, और कॉपर का मेटल तो खत्म हो गया। अब इसमें प्लेटिनम मेटल में दो चॉइस आ रही है, वो कह रहा है प्लेटिनम मेटल जिसपे प्लेटिनम ऑक्साइड की कोटिंग है, या प्लेटिनम मेटल जिसपे प्लेटिनम की ही कोटिंग है। तो ऑब्वियसली प्लेटिनम मेटल जिसपे प्लेटिनम की कोटिंग है, क्योंकि हमें कोई भी और चीज नहीं चाहिए, हमें एक प्योर प्लेटिनम मेटल चाहिए एज ए इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लेटिनम इज ए अनरिएक्टिव मेटल, प्लेटिनम ऑक्साइड इज ए कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम, वो इंटरफेयर कर सकता है जो रिएक्शंस हो रही हैं। इसलिए बात बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है 11 के एनसीईआरटी में, फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है प्लेटिनम मेटल पे। सो आसान भाषा में प्लेटिनम मेटल ही यूज करना है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी और एलिमेंट मिक्स नहीं होना चाहिए। एसएचई में इसी को यूज किया जाता है। ये मैंने आपको क्लास नोट्स में भी क्वेश्चन दिया था। इनमें से मैं कौन सा इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड लूं और कौन सा इलेक्ट्रोड एज ए एनोड लूं, ताकि मेरी जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो सबसे ज्यादा आए। ज्ञान, ये सारे आपको आरपी दे रखे हैं। ज्ञान, ईएमएफ तब ज्यादा आती है अगर ई नॉट कैथोड हाईएस्ट हो और एनोड की वैल्यू लोएस्ट हो, क्योंकि आप इन्हें माइनस करते हो तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब कैथोड चेक करो, किसकी वैल्यू हाईएस्ट है उसे कैथोड मान लेना, तो ए की वैल्यू हाईएस्ट है। अब चेक करो किसकी वैल्यू लोएस्ट है, बी की वैल्यू लोएस्ट है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन का सेल बनाओगे तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में तो आएगा ही आएगा, आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। सो ए और डी इज द राइट कॉम्बिनेशन। ऐसे सोचते हैं, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है क्लास में। फॉर ए सेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, आपको दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, एक डाइक्रोमेट है दूसरा फेरिक है, आरपी की वैल्यू गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए व्हेन कनेक्टेड मेड। ओके, तो आपको दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता रखा कि एनोड किसको लेना है कैथोड किसको लेना है। तो आपकी ट्रेनिंग ये कहती है या तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, नहीं दे रखी, या आपको सेल इक्वेशन दे रखी हो, वो भी नहीं दे रखी। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं दे रखी तो आप एनोड कैथोड का पता कैसे लगाओगे? जिसका आरपी ज्यादा है उसे कैथोड मान के। तो किसका आरपी ज्यादा है आप देख सकते हो, डाइक्रोमेट वाले इलेक्ट्रोड का आरपी ज्यादा है, तो इसे आप कैथोड मानोगे और इसको आप एनोड मानोगे। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट द सेल। अगर आप सेल रिप्रेजेंट करोगे तो आप बेहतर स्थिति में आते हो समझने की। सो एनोड है आयरन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो फेरस से बनेगा फेरिक सॉल्वेज। रिडक्शन होती है कैथोड पे, डाइक्रोमेट से बनेगा क्रोमियम 3+। ये रिडक्शन क्यों है? क्योंकि डाइक्रोमेट में क्रोमियम का चार्ज +6 है, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज +3 है, +6 से +3 इज रिडक्शन। तो दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड।
अब सवाल के जवाब दो। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम बी, बी को बोल रहा है ये फेरस, और ए को बोल रहा है वो डाइक्रोमेट। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम बी टू ए, ये सही है। हमेशा एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो दिस इज राइट। ईएमएफ ऑफ सेल आएगी -0.76, चेक कर लेते हैं। कैथोड है डाइक्रोमेट, इसकी वैल्यू है 1.33, और एनोड है 0.77। आंसर प्लस में आएगा, इसने माइनस में दे रखा है, तो दिस इज रॉन्ग। ए विल बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ए कौन है? कैथोड, कैथोड नेगेटिव होता है? नहीं होता है। बी विल बी द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बी कौन है? आयरन, ये तो एनोड है। एनोड पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ए आंसर है। और आप देख रहे हो कैसे हम एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, तब जाके क्वेश्चन की क्लैरिटी आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बड़ा ईगर हूँ देखने में कि कितने बच्चे इसे खुद कर पाए, क्योंकि वही बच्चे जेई के लेवल को क्रॉस कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। नहीं तो फिर आपकी तैयारी अभी बहुत पीछे है, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। निकल सल्फेट का सोल्यूशन है, पहला ज्ञान, निकल सल्फेट में निकल आयन होते हैं। आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की समझ होनी चाहिए, कौन कौन से आयन्स होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें निकल रॉड डिप कर रखी है, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन है, तो ये नर्नस इक्वेशन फॉर हाफ सेल अप्लाई होता है। इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, इसको मैं ऐसे विजुलाइज कराता हूँ। जैसे दिस इज हाउ यू स्टार्ट। आपके पास एक निकल का इलेक्ट्रोड है, आपने इसे निकल आयन के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और आप मान लो इसकी मोलैरिटी एक्स है। तो इसकी नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई निकल आयन से निकल, मैंने आपसे कहा था ऐसे में रिडक्शन इक्वेशन ली जाती है। नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल में वी फॉलो रिडक्शन इक्वेशन। सो एन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई आपके सामने 2 है, और क्यू का एक्सप्रेशन भी आपके सामने आ गया। ई निकल आयन से निकल, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं थी तो निकल का पोटेंशियल क्या था, जब कंडीशन स्टैंडर्ड थी तो पोटेंशियल क्या है? -0.059/n log ऑफ क्यू। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो 2.303 मत लिखा करो। सो ई नॉट की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, हमें चाहिए भी नहीं है, ये क्वेश्चन का भाव कुछ और है। 0.059/2 log ऑफ क्यू, क्यू इज निकल आयन। निकल आयन को ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये वैल्यू इसकी प्लस में आ जाएगी। तो दिस इज द पोटेंशियल। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसी इलेक्ट्रोड को हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। सो मैं इसको, इसकी मोलैरिटी मैंने एक्स मानी थी। अब जो निकल आयन का सॉल्यूशन था इसको हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। आपको पता है अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन कम होती है। तो निकल आयन की अगर मोलैरिटी पहले एक्स थी तो अब x/10 मोलर हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स आपने डाइल्यूट कर दिया। जितना वॉल्यूम पहले था उसका 10 गुना बढ़ा दिया। तो अगर आप वॉल्यूम 10 गुना बढ़ाते हो तो मोलैरिटी 10 गुना कम हो जाएगी। अब ये सेम लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो।
सब कुछ वैसे ही हो रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। निकल आयन की कंसंट्रेशन x/10। लॉग की प्रॉपर्टी log a प्लस log b। log 10 1 होता है। ये आंसर आपका पहले आ रहा था। अब आपका आंसर जो आ रहा है उसमें ये फैक्टर ऐड हो गया। अब देखो ये आंसर आपका पहले आ रहा था, जब कंसंट्रेशन x थी तो ये वैल्यू थी, और जब आपने 10 गुना डाइल्यूट किया तो इसमें कुछ ऐड हो गया, इसका मतलब नाउ द पोटेंशियल हैज इंक्रीज। तो 10 गुना डाइल्यूट करने पे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो गया? 0.0295 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 0.03 वोल्ट। कन्वर्टेड इनटू मिली वोल्ट, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मिली वोल्ट। तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा बाय 30 मिली वोल्ट। डी आंसर है। तभी मैंने कहा ये क्वेश्चन बेंचमार्क क्वेश्चन है। जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को एस्पिरेंट मानते हैं, उसके हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। सीबीएसई के बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ भी अलग नहीं हुआ है, बस ब्रेन का साइज बढ़ा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 3 सेल आपको दिखा रखे हैं। केस पी में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, अभी भी जिंक जो है वो नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जो कि नॉर्मल सेल की वर्किंग है। ये बाहर से पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वाला क्वेश्चन है, आपको याद है। केस क्यू में भी अगर आप देखो तो अभी भी सेम सिचुएशन चल रही है। अभी भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, अभी भी एनोड नेगेटिव ही है। वो सब कुछ वैसे ही है, लेकिन इसमें इसने मेंशन कर दिया है करंट जीरो हो चुका है। आपको याद होगा 3 केस होते हैं। सो करंट जीरो हो चुका है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो केस था, अगर आप समझ गए तो ये एक्सटर्नल ईएमएफ कम रही होगी ई नॉट सेल से, तो जो हो रहा था वो होता रहा। ये आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल ईएमएफ बराबर हो गई ई नॉट सेल के, तभी करंट की वैल्यू जीरो है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे करंट मूव कर रहा है। और इस केस में आप देख सकते हो कि अब इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड रिवर्स हो गए हैं। अब कॉपर एनोड हो गया है और जिंक कैथोड हो गया है। इलेक्ट्रॉन भी उल्टे मूव कर रहे हैं, देखो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी है। शिक्षक, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईएमएफ थी दैट इज नाउ बिकम मोर देन ई नॉट सेल, जैसे आपने पढ़ा था। आपसे पूछा है कि कौन सी बातें सही हैं पीक्यूआर में। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इन केस ऑफ पी, चेक करो। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है? फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जैसे नॉर्मली होती है। डायग्राम में भी दिख रहा है, कुछ तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ रहा, करंट की डायरेक्शन भी तुम्हें दिखा रखी है। तो ये सही है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन क्यू टिल अपोजिंग वोल्टेज रीचेज 1.1। वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन क्यू। क्यू में तब तक केमिकल रिएक्शन चलते रहेंगे जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाएं, और जैसे ही बराबर हो जाएंगे केमिकल रिएक्शन रुक जाएंगे, बिकॉज सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। ये बात भी सही है। जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इज डिसॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ पी। पहले वाले केस में क्या जिंक डिपॉजिट हो रहा है? नहीं। जिंक एनोड है और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये डिसॉल्व हो रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा। कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, तो ये फॉल्स हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इन केस ऑफ आर, डायग्राम में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कॉपर टू जिंक है, करंट की डायरेक्शन जिंक टू कॉपर है।
सो इसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपको एक सेल दिया हुआ है और लिखा हुआ है एक सेल सेटअप हैज बीन शोन, इट इज ऑब्जर्व दैट ईएमएफ ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी 2.36 वोल्ट। कौन सी बात इनमें से जो बताई गई है वो गलत है? तो इस सेल की जो ईएमएफ है वो 2.36 वोल्ट है, इसका मतलब ये सेल तो काम कर रहा है, पॉजिटिव ईएमएफ है। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये एनोड है, ये कैथोड है। पहला सवाल है रिडक्शन टेक प्लेस एट मैग्नीशियम, गलत। क्योंकि एनोड मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन ऑकर एट एसएचई, ये सही है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी और एसएचई वाले पार्ट पे रिडक्शन होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम विल बी -2.6, ये बात सही है क्योंकि ई नॉट सेल होता है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल आपको दे रखा है। कैथोड यहाँ पे एसएचई है, एनोड यहाँ पे मैग्नीशियम है। इसका पोटेंशियल हमें पता ही है, जीरो होता है। तो यहां से मैग्नीशियम का पोटेंशियल निकल जाएगा, जो कि नेगेटिव में आएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम मैग्नीशियम टू हाइड्रोजन, ये बात सही है क्योंकि ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, कोई बुद्धि वाला काम नहीं है। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स एसएचई। सो कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ए इज नॉट करेक्ट। एक एक चीज को वेरीफाई करना है, एक एक चीज पे बात करनी है। सेल आपको दे रखा है, क्लियर मेंशन है कि एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा है ईएमएफ ऑफ सेल से, तो जो हो रहा था उसका उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, डायग्राम में दिख रहा है, अगेन देखो, यस, ट्रू है। वैसे इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जाते हैं, बट जो हो रहा है उसका उल्टा होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जिंक डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर डिजोल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है क्योंकि अब जिंक कैथोड बन चुका है, कैथोड पे होगी रिडक्शन। कॉपर एनोड बन चुका है, कॉपर पे होगी ऑक्सीडेशन, तो कॉपर डिजोल्व होगा और जिंक डिपॉजिट होगा। सेल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सही है। ये मैं आपको पहले भी कोशिश करी है समझाने की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जब आप करंट पास करते हो किसी सेल के अंदर, सॉल्यूशन में करंट पास करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। करंट पैदा करना इज गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का भाव यह है कि अब सॉल्यूशन में करंट जाएगा, सॉल्यूशन से करंट नहीं आएगा। अब आपका सेल आपको बिजली नहीं दे रहा, आप सेल को बिजली दे रहे हो। सो सारी बातें सही है। मेरा मानना है जो एवरेज बच्चे हो, आप इस लाइन पे मेडिटेट करो, फोकस करो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई इसको रगड़ता है इस लाइन पे। फॉर ए सेल रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन चेंज, सो एन की वैल्यू 2 है, ईएमएफ दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। 10 आ जाएगा, सो के हो जाएगा 10 की पावर 10। ये सेल देखा देखा है, इसका फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। तो पहले आपको एन की वैल्यू चाहिए होगी। कैडमियम से बन रहा है कैडमियम आयन, लेड आयन से बन रहा है लेड। दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दो गेन हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है। कैडमियम से कैडमियम आयन एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रही है।
लेड कैथोड है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी आप ये नहीं लिख पाओगे तो आप बोर्ड में कभी नहीं लिख पाओगे। आपके आंसर क्या आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आंसर में स्टेप्स कितने फॉलो कर रहे हो, सारा गेम उस पर टिका हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हुए स्टेप नहीं लिख सकते मतलब आप में पेशेंस नहीं है, और जब फिर एग्जाम में मौका आएगा आप फॉल्टर करोगे ही करोगे। इसलिए आंसर क्या निकला कैसे निकला ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन योर आंसर इज रॉन्ग, इवन योर अप्रोच इज रॉन्ग, योर स्टेप शुड बी राइट। एक दिन ज्ञान आ जाएगा लेकिन स्टेप लिखना नहीं आएगा। सो किलो जूल में एक्सप्रेस करेंगे 52.1 आंसर आ जाएगा माइनस में। ई नॉट वैल्यू रेडॉक्स ई की पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है इसका मतलब है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल विल वर्क। और जब स्पॉन्टेनिटी होती है तो डेल्टा जी का साइन होता है नेगेटिव। जब स्पॉन्टेनिटी होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक से ज्यादा। ये 11th की बात है, मैं दिखाता हूँ आपको। स्पॉन्टेनिटी की जो एक्चुअली पहचान है वो डेल्टा जी है। डेल्टा जी का नेगेटिव होना ही स्पॉन्टेनिटी की मेन कंडीशन है। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर ई नॉट सेल प्लस में होगा तो ही डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा। इसलिए कहते हैं ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव है। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक से ज्यादा है, आप 10 मान लो, कुछ मानो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक से ज्यादा है, मान लो 10 है, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि आरओटी तो नेगेटिव हो नहीं सकते। अगेन आपका आंसर नेगेटिव आएगा, तभी हम कहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसके अलग अलग क्राइटेरिया है, तो एक ही क्राइटेरिया डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। ईएमएफ का प्रोस्पेक्टिव देखोगे तो ईएमएफ प्लस में होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे तो वो एक से ज्यादा होगी। दिस इज ब्रह्म ज्ञान। आपको दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, आपसे कहा गया सेल पोटेंशियल निकालो, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। तो आप देख सकते हो ना तो सेल इक्वेशन दे रखी है ना ही सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ऐसी स्थिति में आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसे कैथोड मान के। तो कैथोड कौन हो जाएगा यहाँ पे? कैथोड 10 हो जाएगा। अब आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो। कैथोड 10 है, एनोड क्रोमियम है। दोनों के आरपी आपको दे रखे हैं, पहले सिंबल फिर वैल्यू। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है जो आप कर रहे हो जेई नीट में छाया रहता है, सीबीएसई बोर्ड में किसी भी दिन ही आ जाएगा। आपको चार सेल दे रखे हैं और आपको बताना है किसकी ईएमएफ ज्यादा है किसकी ईएमएफ कम है। तो आप पहले जनरल चीजें विजुलाइज कर लो, सारे में ही जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड है। सारे में ही कॉपर कैथोड है, रिडक्शन हो रही है। सभी में नेट इक्वेशन सेम है। सभी में एन की वैल्यू सेम है, सभी में क्यू का एक्सप्रेशन सेम है। पहले सेल की ईएमएफ को मैं ई वन बोल रहा हूँ, ई वन इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट सब में सेम आएगा, क्योंकि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे तो सेम ही आंसर आएगा चारों में। तो मैं सिर्फ ई नॉट लिख रहा हूँ, माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ क्यू। बस आपको ये काम करना है कि इनकी कंसंट्रेशन पुट करते चले जाना है, थोड़े स्टेप बचाते हैं।
पहले केस में जिंक आयन की मोलैरिटी कितनी है? 1। इसकी भी कितनी है? 1। इसका मतलब log 1 आ जाएगा। log 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब ई नॉट इज माइनस ऑफ 0, दैट इज ई नॉट। सेकेंड केस में इसको जनरल ले लेता हूं, यहां से सॉल्व कर लेता हूं। सो जिंक आयन की मोलैरिटी कितनी है? 10⁻⁻1। कॉपर की मोलैरिटी कितनी है? 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस नीचे आ जाएगा। सो ये ई नॉट प्लस 0.0295 बन जाएगा, log 10 1 होता है। थर्ड केस में जिंक की मोलैरिटी कितनी है? 1। कॉपर की कितनी है? 0.1। ये 10 ऊपर आ जाएगा, log 10 1 होता है। ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ केस में अगेन दोनों की मोलैरिटी सेम है, दैट इज 0.1 0.1। कट के 1 ही आ जाएगा, log 1 0 होता है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईएमएफ? सबसे ज्यादा ईएमएफ सेकंड में आ रही है, क्योंकि ई नॉट प्लस समथिंग किया। E1 और E4 0 आ रहे हैं। E1 और E4 0 आ रहे हैं। और E3 नेगेटिव में आ रहा है मेरा। ई नॉट माइनस किया आपने, तो ये वैल्यू कम आ रही है। सो E1 की वैल्यू ई नॉट आ रही है, इसकी वैल्यू भी ई नॉट आ रही है। इसकी ई नॉट प्लस समथिंग है, इसकी ई नॉट माइनस समथिंग है। मैं यहां भी लिख देता हूं, E2 की वैल्यू आ रही है ई नॉट प्लस समथिंग, इनकी आ रही है इक्वल टू ई नॉट, और इसकी आ रही है ई नॉट माइनस समथिंग। इसीलिए दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईएमएफ। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? आपको पता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जब जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ जाता है। सॉल्ट ब्रिज से क्लोराइड आयन आते हैं जो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे जब कॉपर आयन चला जाता है तो यहाँ प्लस चार्ज घट जाता है। सॉल्ट ब्रिज से पोटेशियम आयन आते हैं ताकि इस चार्ज की भरपाई कर सकें। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। टू obtain maximum work from a galvanic cell, charge has to be passed irreversibly। ये क्वेश्चन आम बच्चे के लिए नहीं है, आप इसे चाहे मत देखो, क्योंकि आप इतना नहीं सीख पाओगे। आपकी लिमिटेशन है, आप कम पढ़े हो। ये आपके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं है ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बट इसको समझने के लिए एक लेवल चाहिए, 11th थर्मोडाइनेमिक्स। आपको बताइए, चैप्टर भी आपका कोई खास स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे दो प्रकार के वर्क होते हैं, इरिवर्सिबल वर्क और एक होता है रिवर्सिबल वर्क। तो ये कहा जाता है कि रिवर्सिबल वर्क हमेशा इरिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होता है। इसमें मैं और बात नहीं कर सकता। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे इरिवर्सिबल है। और ये कह रहा है कि अगर आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क करोगे तो मैक्सिमम वर्क होगा। गलत। अगर आप रिवर्सिबल वर्क करोगे तो मैक्सिमम वर्क होता है।
इरिवर्सिबल वर्क क्या है, रिवर्सिबल वर्क क्या है, दैट इज 11। आई कैन नॉट गेट इनटू इट क्योंकि वो 1.5-2 घंटे का डिस्कशन है। रिवर्सिबल वर्क डन बाय ए गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, ये सही है, ये असर्शन है, ये रीजन है। मैक्सिमम वर्क की डेफिनेशन होती है इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, अगेन 11th इक्विलिब्रियम। माइनस का मतलब है डिक्रीज, मतलब जितना डेल्टा जी घटता है उतना वर्क बढ़ता है। वर्क होता तभी है जब फ्री एनर्जी घटती है। सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो टॉपर है इस पे आप बैठ सकते हो डिस्कशन को लेके, बट बाकी बच्चे इसे अभी के लिए इग्नोर करो या फिर आप देख के आगे बढ़ जाओ। ई सेल एक इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है, ये बात सच है। डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बात भी सच है। एसेशन रीजन दोनों सही है लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है, इसका बी आंसर है। ई सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगेन 11 थर्मोडायनेमिक्स। एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी 12th की एनसीईआरटी में करा हुआ है। मेरे नोट्स में भी क्वेश्चन था, शायद पैकेज में रह गया था कराना, उसकी वीडियो अपलोड करूंगा मैं। समझाना हम आपको ये चाहते हैं कि जिंक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बनाया, इसका पोटेंशियल -0.8 वोल्ट है। अगर यहाँ 2 जिंक आयन होंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2 जिंक बना रहे होंगे तो भी इसका पोटेंशियल -0.8 रहेगा। और अगर यहाँ पे हाफ जिंक आयन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाफ जिंक बना रहे होंगे तो भी इसका पोटेंशियल -0.8 वोल्ट रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द सोशियोमेट्री, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, कितने पानी का, जितना मर्जी ले लो, 10 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, वो सेम टेम्परेचर पे उबलता है। डेल्टा जी के बारे में कहते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि H2 प्लस हाफ O2 से H2, इसका डेल्टा जी अगर -100 है तो 2H2 प्लस O2 से 2H2O, इसका डेल्टा जी आ जाएगा -200। इसका मतलब जब अमाउंट मल्टीप्लाई हुआ, जब आपने मोल मल्टीप्लाई करे तो डेल्टा जी भी मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ये दोनों स्टेटमेंट आपस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है बट दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, इसलिए बी आंसर है इसका। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल ऑफ galvanic सेल कैन बी यूज टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ redox इक्वेशन, सही है। एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल इज जीरो, नो फर्दर redox रिएक्शन टेक प्लेस, ये सही है, ए आंसर है। ये भी मेरे पैकेज में 2 क्वेश्चन रह गए थे, उनमें से ये भी एक था। देखो, नर्स इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n log ऑफ क्यू। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है जब सेल में करंट मूव करना बंद कर देता है। तो ई सेल इज योर द ईएमएफ ऑफ द सेल। नर्स्ट इक्वेशन आपको बताती है नेट ईएमएफ ऑफ सेल इज ई सेल। एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम जीरो, ई नॉट सेल कभी जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। ई नॉट सेल तो आप निकालते हो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पे। अब जिंक और कॉपर अगर आपने 2 अलग इलेक्ट्रोड ले रखे हैं तो ई नॉट सेल तो जीरो आ ही नहीं सकता। सो जब हम कहते हैं एक सेल में इक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा हो गई है, उसका मतलब ये होता है उसका ई सेल, देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सेल पोटेंशियल, ये नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो हो जाता है, और जैसे ही ये जीरो होता है, इक्विलिब्रियम की स्थिति जब आती है तो Q बिकम इक्वल टू K। हम Q तब तक लिखते हैं जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा Q की जगह K आ जाएगा, तो ई सेल जीरो हो गए। और क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो Q एक जनरल डिस्कशन में यूज करते हैं, K तब लगाते हैं जब पता हो इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसको यहां लेके जाएंगे।
रीअरेंज करेंगे। एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। तो आपका जो फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर पता हो, ई नॉट सेल अगर पता हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये आपके सामने है। अगर आपको ई नॉट सेल पता है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नॉट सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कनेक्टेड है। ई सेल तो जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम। तो ये यहां इसने लिखा हुआ था, एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल बिकम जीरो, नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे ही सेल पोटेंशियल जीरो होता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग ई नॉट सेल। तो ये दोनों बातें सही हैं, आपस में कनेक्टेड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ई नॉट सेल की से इसलिए निकाल सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो जाता है। आप देखो, ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया मैंने आपको। जब ई सेल जीरो हुआ, जब सेल में इक्विलिब्रियम आ गया, करंट फ्लो करना बंद कर गया, तब आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, मेहनत करो, टाइम लगाओ। एकदम में समझ में नहीं आता, भारी चीजें हैं, आ जाएंगी। आज नहीं आएगी, कल आएगी, पढ़ते रहो। ई नॉट सेल पॉजिटिव हो, देन केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सही बात है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है जब ई नॉट पॉजिटिव होता है, ये बात भी सही है। ये दोनों एक ही चीजें हैं, मैंने पीछे आपको प्रूव कर दिया था। डेल्टा जी का नेगेटिव होना, ई नॉट सेल का पॉजिटिव होना, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। करंट फ्लो करना बंद कर देता है जब ई सेल जीरो हो जाता है, जो इक्विलिब्रियम पे होता है। तो आंसर है ट्रू। इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल इज अटेन्ड, बिल्कुल सही है। एसेशन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर। इट इज पॉसिबल टू मेक ए सेल विद ए पेयर ऑफ सेम हाफ सेल, ये बात सही है। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था कंसंट्रेशन सेल का। आप नर्स्ट इक्वेशन के मेरे टॉपिक को चेक करो, हमने ये न्यूमेरिकल आपको कराया था। जैसे मान लो यहाँ पे, मुझे याद नहीं वहां क्या लिया हुआ था, ये 1 मोलर है, ये 0.1 मोलर है, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा। ये सेल एग्जिस्ट करता है, इन्हें हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। वी कॉल देम कंसंट्रेशन सेल, जिनमें सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन का फर्क होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन वेरीज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बात सही है। तो जब आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो भी सेल के पोटेंशियल पे असर पड़ता है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें नोड कैथोड सेम है, ये सेल स्टिल पॉसिबल, ये सेल फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन अगर चेंज होती है, तो भी पोटेंशियल चेंज होता है, जिससे ईएमएफ बदल जाती है। जैसे मैं आपको इसकी वैल्यू अगर 10 ले लेता हूँ, ये देखो, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इसका क्यू क्या आ जाएगा? जिंक से जिंक आयन, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। जिंक आयन से जिंक, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। क्योंकि नोड कैथोड सेम है, तो ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा। अब देखो, इसमें ईएमएफ प्लस में आ गया, इसका मतलब ये सेल काम कर सकता है, ये सेल एग्जिस्ट कर सकता है। तो चर्चा ये चल रही है, अगर एनोड कैथोड सेम है तो सेल कैसे काम कर सकता है, ये सेल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? तो जवाब है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने पे भी ईएमएफ पे असर आता है। सो इट इज पॉसिबल टू हैव ए सेल जिसमें सेम टाइप ऑफ हाफ सेल हो, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन से पोटेंशियल वेरी कर जाता है। एसेशन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ये आंसर। इस क्वेश्चन में आपको एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई आएगी। आपको एंटी लॉग 0.58 दिया हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप फील कर सकते हो इसको। इक्वेशन दे रखी है, आप देख सकते हो, क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम आयन ऑक्सीडेशन। 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे।
3 कैडमियम आयन 6 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा 3 कैडमियम। सो एन की वैल्यू 6 है। ई नॉट सेल आप निकालोगे। कैथोड जो है वो कैडमियम है, एनोड क्रोमियम है। पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। प्लस में आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 34.58। एंटी लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ आसान क्वेश्चन थे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन थे, यही एक्सपीरियंस है। 24 कैरेट को पढ़ने का नजरिया चेंज करो। आगे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना देना पड़े। और ये कोई जेई मेन का या नीट का पैकेज नहीं है। ये सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे हैं, जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं उन्हें फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो, जो एक बार में हो गए हैं, उन्हें छोड़ दो। कुछ चीजें वक्त के साथ ही समझ में आएंगी, बिकॉज ज्ञान एकदम नहीं बढ़ सकता। 11th में हम कुछ भी ना पढ़ें, 12th में हम सब कुछ समझ लें, वो संभव होता नहीं है। बट लड़ाई की जा सकती है, झगड़ा किया जा सकता है, अपने आप से लड़ा जा सकता है। धीरे धीरे बार बार रिवाइज करने पे चीजें खुलती हैं। इतना काफी आज के लिए। कोई डाउट होगा तो आप पूछना।